और ईमान को कुछ साल पहले का वाकया याद आया जब कोई इसी तरह इस पर झुकने लगा था। सब जहन के पर्दे पर लहराया था। ईमान खौफ और दहशत के आलम में हवास खोती अहमद के बाजू में झूल गई थी। उफ शिट, अभी बेहोश होना था जाबन। अहमद ने इसको बाहों में उठाया। इसका नरमो नाजुक सरापे का लम्स महसूस कर कर एक अनोखे एहसास ने घेरा। इसने सर झटक कर स्पाट चेहरे से इसका निकाब लगाया। इसे लिए बाहर आया जहाँ हसान और महम बैठे बातें कर रहे थे। महम अभी आई थी। अहमद ने इसको बुलाया था पर इसके आने से पहले निकाह हो चुका था। क्या हुआ ईमान को? दोनों इसको यूं उठाए देख जल्दी से पास आए थे। बेहोश हो गई है, इसे घर पहुंचाना है। महम तुम हेल्प करोगी? अहमद ने महम से कहा। इसने सर हिलाया। तीनों जल्दी से बाहर आए थे। हसान ड्राइविंग सीट पर बैठा। अहमद ने इसे पिछली सीट पर लटाया। महम साथ बैठकर इसका सर गोद में रखा। तुम्हें पता है ना महम क्या कहना है इसके घर? अहमद ने गाड़ी की शीशे की तरफ थोड़ा झुककर महम से पूछा। बिल्कुल बेफिक्र हो, महम ने कहा। हसान ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। इनके जाते अहमद ने लंबी सांस फिजा के सुपुर्द की। आंखों के सामने वही चेहरा घूम गया था। वो दिलकशी से मुस्कुराया था। शेर दिल कहाँ हो? शिकार पर जल्दी पहुंचो, बॉस ने तुझे बुलाया है। फौरन बोल दे अपने बॉस से शेर अपना शिकार करके ही लौटेगा। देख भाई बात सुन, अभी बॉस सख्त गुस्से में है। उन्होंने फौरन तुझे बुलाया। नहीं तो जानता है ना किसी की मौत पक्की है आज। सामने से मुकम्मल खामोशी थी। हेलो शेर, आवाज आ रही है? नहीं आ रही आवाज, रख फोन। वो शेर की तरह धाड़ा था कि मुकाबले डर कर फोन बंद कर दिया। कौन था शेर दिल? था एक चूजा जो शेर पर हुक्म चलाने की कोशिश कर रहा था। और तो चाय लाएगा या तोड़ू तेरे दांत? ला रहा हूँ, जल्दी ला। पिछले आधे घंटे से ये राग गा रहा है पर चाय अभी तक नहीं आई। बस 2 मिनट यार, कहाँ फंस गया हूँ मैंने। आज तक किचन का मुंह नहीं देखा और तूने ने मुझे चाय तक बनाने पर मजबूर कर दिया। शानी बड़बड़ाता हुआ वापस किचन का रुख कर गया था। अगले घंटे में बॉस के सामने था। दोनों फैलकर सोफे पर बैठे थे। वो इस बॉस के मुलाजिम थोड़ी थे, काम इसी को था, इनको नहीं। शेर दिल ठहरो बॉस, पहले मेरी बात सुनो। मैं मुलाजिम नहीं हूँ आपका, तो अपने गिदड़ों को भी समझा दो मुझसे तमीज से बात किया करें, नहीं तो अगले बार इनकी गर्दनें तन से जुदा मिलेंगी। वो इसके खास बंदे की कॉल पर हुई बात का जिक्र करते हुए शेर फंकारा था कि बॉस भी एक पल को डर गया था। मैं समझा दूंगा शेर, पर अभी मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, क्योंकि जितने तुम बहादुर और डर हो, मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। पार्टनर मैं किसी का नहीं बनता। जो मुझे पैसे देगा शेर इसी का काम करेगा। ये पार्टनरशिप अपने से नहीं होता, अपन को पैसा चाहिए। ठीक है, पर मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए काम करो, पैसा तुम्हें मिलता रहेगा। जिस तरह तुम दोनों ने बिना पुलिस की नजर में आए मेरा काम किया, आगे भी करो। ठीक है शेरदिल, मुझे इस एसपी की बहन चाहिए। इससे पहले इसका भाई इसका निकाह करे, मैं इसे अपनी कैद में लेना चाहता हूँ। 50 साल बॉस सगार सुलगाते शेर से बोला था। मेरे मुताबिक आप 2 बार इसे उठवाने की कोशिश कर चुके हो। बॉस ने आईब्रो झुकाई थी। चौंकना मत, शेर की हर तरफ से नजर होती है। बॉस को ताज्जुब हुआ था। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो नाकाम लौटे, या शायद इस लड़की की किस्मत अच्छी थी। पर अब मैं ये काम तुम्हें सौंपता हूँ। काफी अरसे से मुझे इस लड़की की तलाश थी। बहुत हिसाब निकलता है इस एसएसपी की तरफ, इसकी दिलरुबा बहन की तरफ। बॉस बाहर के मुल्क से लौटा था तो हैरान रह गया कि इसे काफी नुकसान एसएसपी समीर शाह कर चुका है। बहुत से आदमियों को वो ठिकाने लगा चुका था। जब इसने पता करवाया तो इसकी हैरत की इंतहा न रही। जिन्हें वो मरा हुआ तस्लीम कर चुका था वो जिंदा थे। समीर कोई और नहीं, वही था जिनको इसने खुद जलाया था। पर वो बच कैसे गया? तब इसके चेहरे पर मकरूहा मुस्कुराहट आई कि इसकी फड़फड़ाती चिड़िया भी तो जिंदा होगी ना। अब तो क़यामत ढाती हो गई। बचपन से कई ज्यादा हसीन, पर समीर के एसएसपी होने का सुनकर इसे धचका लगा था कि वो जरूर इस बदला लेकर रहेगा। बाकी का शक तब दूर हुआ जब मीडिया में समीर शाह के हवाले से बताया जा रहा था कि इसे पता लग चुका था समीर शाह का अज़म क्या है। इसलिए 2 बार वो अपने आदमी से कहकर ईमान को उठवाने की कोशिश कर चुका था, पर इनको मौका नहीं मिल रहा था। एक बार वो इस तक पहुंच भी गया था, पर शेर इसकी शानी ने इन्हें मार मार कर इनका भुर्ता बना दिया था। इन्हें वार्न किया था। वह जानते थे ये बॉस के आदमी है, कि शेर शानी 2-3 अहम काम बॉस के कर चुका था। इसलिए वो अच्छे से जानते थे कि इनके काम में औरत जात की मुदाखलत ना थी। ना ही वो औरत को मोहरा बनाते थे, ना ही बनाने देते थे।
और बॉस के आदमियों से सुनकर शेर दिल भुनभुक्का रह गया था। शेर और शानी दोनों इंतहा के खतरनाक गुंडे थे। अपना काम इतनी सफाई से करते थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था। जो शेर को जानता था इसके नाम ही से कांप जाता था कि वह किस हद तक सिफाक है। पर जहाँ शेर होता वहाँ कोई नजर उठाकर भी किसी लड़की को न देखता। काफी लड़कियों को शेर शानी से बचाकर बीत चुका था। बहुत से लोग इनको दुआएं भी देते थे। काफी लोगों का इनको देखने का इश्तियाक भी था। पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी, पर बिना किसी सबूत के शेर शानी पर हाथ डालना अपनी कब्र खोदने के मुतरादिफ था। मेरी तरफ से इनकार है। शेर दिल शेर की तरह सामने से लड़ता है, औरत जात को बीच में कभी लेकर नहीं आया। तेरा ये काम मैं नहीं कर सकता, ना तुझे इस लड़की की तरफ देखने दूंगा। कुछ मर्दों वाला बॉय ये गिदर भपकी सुनने नहीं आया मैं। शेर सबकी की हालत से बॉस का चेहरा सुर्ख हो गया था। कुछ बड़ा हो तो शेर को याद कर लेना, पर याद रहे इस लड़की को नहीं, इसके भाई को नुकसान पहुंचाओ। याद रहे शेर की जुबान है लड़की से दूर रहना, वरना शेर चीर फाड़ देगा। शेर दिल इसकी आंखों में अपनी नीली आंखें गाड़े धाड़ा था। मुझे वो लड़की पसंद है शेर। इसकी मुसलसल तौहीन करने पर बॉस बिलबिला उठा था। इसकी बात पर शेर का जबरदस्त कहका गूंजा था। साथ शानी भी हंसने लगा था। पसंद नहीं, हवस बोल। और दोनों वहां से निकलते चले गए। बुढ़ा खुसट वो बड़बड़ाया था। पीछे बॉस दिल मिलाकर रह गया था, पर यह तो तय था इसे वो सुनहरी आंखों वाली चाहिए थी। क्या किया तुमने? निकाह? किससे पूछकर? निकाह के लिए मुझे किसी की परमिशन नहीं चाहिए। अहमर भी दूब बोला था। मेरी इजाजत दरकार थी, आप मुझे पहले दे चुके थे, बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। अहमर भी अपनी सद आंखें सामने वाले की आंखों में गाड़े जवाबी कार्रवाई कर रहा था। लेकिन फिर पूछना चाहिए था, वक्त नहीं था। इसे सबक भी तो सिखाना था ना थप्पड़ का। कम अज कम मुझे आने देते। आपकी मौजूदगी में सहमी हरनी से खूनखार शेरनी बन जाती। खैर, इसे जबरदस्ती निकाह करने पर मैं तुमसे बदला जरूर लेकर आऊंगा। निकाह कर लिया, अब खबरदार इसे तेरी वजह से कोई तकलीफ हुई तो। मुझे अच्छे से जानता है ना। अहमर की क्लास पर मोहम्मद सान मुस्कुराहट दबा रहे थे कि अगर वो कम बोलेगी तो मैं क्यों तकलीफ दूंगा। वो चाहे चिल्लाए, तुम इसे उफ तक नहीं कहोगे। ये मेरा ऑर्डर है। तुम दोनों अपनी रौबदार शख्सियत से इनकी तरफ मुड़ा था। इस पर नजर रखना। पल पल की रिपोर्ट चाहिए मुझे, जिस पर दोनों ने जल्दी से सर हिलाया था कि अब अपने बड़े भाई का कहना मानना फर्ज समझते थे। कम टू दी पॉइंट। वो लोग आज क्लब में कोई डील करने वाले हैं। तुम लोगों को टारगेट पर ये लड़की है। वो इनके सामने एक तस्वीर रखते बोला। अहमर मुस्कुराया था। तुम्हारी मुस्कुराहट को क्या समझूं, जो हर बार समझते आए हो अब। टारगेट किलर। अहमर तीनों को देखकर बोला, फिर चेहरों के कहके गूंजे थे। वो लोग ईमान को इसके घर छोड़कर बुआ को ये बता कर कि यूनिवर्सिटी में बेहोश हो गई थी कहकर जिस तरह आए थे इसी तरह चले गए थे। कुछ देर बाद ईमान को होश आया तो सब इसके कमरे में मौजूद थे। बुआ पास बैठी आयतों का भेद कर रही थी। समीर ने इसे आंखें खोलता देख फौरन से पास आया, अपने सीने से लगाया था। क्या हुआ था गुड़िया, बताओ मुझे। उसके सर पर लब रखते मोहब्बत समोई लहजे में बोला था। ईमान को और रोना आया था कि कल वो जंगली इस कमरे में जबरदस्ती घुसा था, आज इसकी जिंदगी में भी शामिल हो गया था। मानो इसको खोया देख कर वो बोला था, ये पता नहीं भैया, कमजोरी से चक्कर आ गए थे। मैं देख रहा हूँ मानो तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही। तुम जानती हो ना मेरी जान बसती है तुम में। इसके माथे पर कीदत से बोसा दिया। ईमान आंसू पीक कर रह गई थी। समीर खोजती नजरों से इसको देख रहा था। मानो कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही हो। कुछ जूनी में हुआ हो तो मुझे बताओ। वह एसएसपी था ना, घाट घाट का पानी पिया था। कुछ दिनों से वो नोट कर रहा था ईमान परेशान लग रही है, जबकि पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। नहीं भैया, बस खाना ठीक से नहीं खाया इसीलिए। और आप मेरे लिए परेशान मत हुआ करें। वह लब भीज गया था। वो चाहता था ईमान खुद अपनी परेशानी बताए बगैर किसी खौफ के, पर वो नहीं बता रही थी। चलो जूस पियो। वह सजल से गिलास पकड़कर अपने हाथों से पिलाते बोला था, जबकि सजल बिल्कुल खामोश थी। इसे समीर से डर लग रहा था, जिसका गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। बस बहन को देखकर थोड़ी देर के लिए सब भूल गया था। कंधे पर कोट डाले, बाल परेशानी पर बिखरे, शहजादे जैसी आन बान वाला बुरहान थका सा घर आया था। सामने बीबी जी बैठी तस्बीह कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम सलाम बेटा। बुरहान कोट सोफे पर फेंक कर बीबी जी की गोद में सर रखकर आंखें मूंद गया था। बीजी कुर्बान अपने शहजादे की। थक गया है मेरा बेटा। बीजी आज काफी थक गया हूँ। एक जान सी दुल्हन क्यों नहीं लाता, जिस घर को और तुम्हें संभाले, तुम्हारी जरूरियत का ख्याल रखे।
घर में बहू होगी, वजाहत को भी बेटी की कमी महसूस नहीं होगी। आज भी वो कह रहा था कि बुरहान को कोई पसंद है तो ठीक है, वरना मुझे कहे बहू देखने का। बीजी इसके बालों में उंगलियां चलाते बोली थी। बुरहान जो थका हुआ था, बीजी की गोद में सर रखने से और ममता जैसे लम्स पाकर इसे काफी सुकून मिल रहा था। खामोशी से इनकी बातें सुन रहा था। क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? बुरहान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। कौन है? वो इसके चेहरे की मुस्कुराहट ही बीजी को बता रही थी। मेरी स्टूडेंट है। नाम क्या है? ईमान सारा। कैसी है? बहुत प्यारी है बीजी, मैंने बस इसकी आंखें देखी है। मेरे बेटे को पसंद है तो हम कल ही रिश्ता लेकर जाते हैं। अभी नहीं बीजी। क्यों? इसे नहीं पता कि मैं इसे पसंद करता हूँ। ये तो अच्छी बात है, हम रिश्ता लेकर जाएंगे तब पता चल जाएगा ना। नहीं बीजी, पहले मैं इससे पूछूंगा। हो सकता है इसे अच्छा ना लगे एक टीचर का स्टूडेंट को पसंद करना, या इस तरह अचानक रिश्ता लेकर जाना। अच्छा बेटे, जैसे तुम्हें दुरुस्त लगे, पर जरा जल्दी पूछना। अब मुझे पता चल गया तो मैं देर नहीं होने दूंगी। बुरहान ने सर हिलाया था। बाबा कहाँ हैं? किसी दोस्त से मिलने गए हैं। तुम्हें अभी आने का कह रहे थे। ओ शिट, मैं कैसे भूल गया, तो बाबा अपने दोस्तों से हमें मिलवाने वाले थे। बुरहान जल्दी से उठा था। बीजी, अहमद नहीं आया? वो तो अपने कमरे में सो रहा है। तुम ऐसा करो, जाओ इसे छोड़ो, वरना वजह साहब खफा होंगे। वो दोनों जानते थे कि अहमद के सर पर ढोल बजा भी लो तब भी और ढीठ बना पड़ा रहेगा जब तक इसकी नींद पूरी नहीं होती। बुरहान सर झटक कर तैयार होकर फ्रेश होने अपने कमरे में चला गया था कि वो हरगिज अपने बाप को इनके दोस्तों में शर्मिंदा नहीं होने दे सकता था। डिनर पर अपने बाप से अच्छी खासी इज्जत अफजाई होने के बाद अहमद सबके कमरों में जाने पर दबे कदमों बाहर आया, जहाँ एहसान और माहम पहले गाड़ी में बैठे इसका इंतजार कर रहे थे। इसके बैठते गाड़ी में रोड पर डाली थी। हसन, मौलानी के घर की तरफ मोड़ो, पर अहमद अभी हमारा वहाँ पहुँचना जरूरी है। अहमद ने घड़ी पर वक्त देखा तो दोनों मुझे छोड़कर वहाँ जाओ, मेरी फिक्र मत करना, मैं टाइम पर पहुँच जाऊंगा, बस इनका इस्तेमाल करना मत भूलना। वो कान में लगे आले की तरफ इशारे करते बोला और गाड़ी से उतर गया। अहमद बालकनी फलांग कर इसके कमरे में आया था, जहाँ ईमान बेड पर सो रही थी। वो चलता इसके करीब आया तो हैरान रह गया। इसके लंबे घने रेशमी बाल तकिए पर बिखरे पड़े थे, कुछ लटे रुखसार पर बोसा दे रही थी। सुनहरी आंखें बंद थी, घनी पलकें आर्जों पर गिरकर जैसे इनकी रखवाली कर रही थी। गुलाबी लब आपस में जुड़े हुए थे। गर्दन तक कंबल ताने वो दोनों हाथ पेट पर एक दूसरे के ऊपर रखे सोई अहमद के लिए जान का असाब बन रही थी। जादूगरनी। वह लंबा सांस भरकर जिस काम के लिए आया था एक पैकेट से वो निकाला और जेब से कोई आला निकाल कर इससे खोला और इसके दरमियान वो फिक्स की। इस तरह किया कि वह कैमरा पूरे कमरे की स्क्रीन पर दिखाए। इसका एंगल दुरुस्त करके जल्दी से इसे फिट किया। यकीन दहानी के लिए अपना मोबाइल पर कनेक्ट किया जो पूरे कमरे को दिखा रहा था। फोन पॉकेट में रखकर वो महारत से हाथ चलाने लगा था। कुछ मिनटों बाद अपना काम खत्म कर वापस पलटा था। फिर से इस हजाबन को देखा जिस पोजीशन में पड़ी थी। इस मध्यम रोशनी में अहमद की नजर इसके नोज पिन पर जमी थी। बेसख्त इसे छूने के इरादे से वो आगे बढ़ा। वो अपनी उंगलियों के पोरों से इसकी नोज पिन को छुआ। इसी दौरान इसका दिल धक धक कर रहा था। पहली बार किसी को छू रहा था। वो कोई और नहीं, इसकी मौलानी थी। अब इसकी नजर इसकी कटावदार लबों पर आन ठहरी थी। बेखुदी के आलम में इनकी पनखड़ियों को छुआ। जब इसे किसी के जंप लगाने की आवाज आई तो छत से बैल्कोनी में कूदे थे। ईमान को अपने होंठों पर नरम गरम लम्स महसूस हुआ तो नींद भग से उड़ी थी। अपने ऊपर झुके किसी को देख ईमान की रूह फना हुई थी। खौफ से आंखें फैल गई थी। वो बोलने के लिए हिम्मत जमा करने लगी जब अहमद का चेहरा इसकी तरफ और कान इन कदमों की आवाज की तरफ आते सुनाई दे रहे थे। ईमान को इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। जब लड़खड़ाती आवाज से बोली थी, कौन है? मौलानी, मैं हूँ। वो इसको बाजू से खींचकर दीवार के साथ लगाता पर्दे की ओट में छुप गया था। तुम बुरे रिच, मैं तुम्हारा। ईमान गुराकर आधा जुमला ही बोल पाई थी। तभी खटके की आवाज आई और अहमद ने ईमान के लबों पर अंगशत शहादत की उंगली रख दी थी। इसका मुंह बंद कर दिया था। पर्दे के इस पार इन्हें दो साए दिखे जो बैल्कोनी से कमरे की बिस्त में खड़े वहां देख रहे थे और इनके हाथ में गन थी। कमरे में जीरो बल्ब की मध्यम सी नामहसूस रोशनी थी। जहां वो दोनों खड़े थे वहां आगे पर्दे होने की वजह से मुकम्मल अंधेरा था। यहीं से आवाज आई थी, देखो अच्छी तरह। एक आदमी दूसरे से बोला और गन पकड़े इसकी तरफ आ रहा था। अपने कमरे में तीन तीन आदमी की मौजूदगी जो इसका जबरदस्ती का महरम बन बैठा था और बाकी दो जो गन पकड़े इसकी तरफ बढ़ रहे थे।
ईमान ने हरासा होकर चीखकर अपने भाई को बुलाना चाहा था कि अहमद इसका मुंह खोलते देख यकदम इसके लबों पर झुक गया था। शिद्दत से इसके लबों पर गिरफ्त जमा कर इसकी कलाइयों को अपने मजबूत बाएं हाथों की कैद में लेकर दीवार से लगाते अपना सारा वजन इस पर डाले दीवार के साथ लगाकर इसका हिस्सा बना दिया था। जबकि वो आदमी बिल्कुल पास आकर रुका। इस तरफ अंधेरा था, तभी इनको न देख पाया। ईमान की हालत यूं थी जैसे वो मर जाएगी। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। यहाँ तो कोई नहीं है, पर आवाज इसी कमरे से आई थी। ये आवाजें वो दोनों सुन रहे थे। इसकी हालत महसूस करते अहमद ने गिरफ्त हल्की कर दी थी, पर छोड़ा फिर भी नहीं था। जब इसकी सांस टूटने लगी तो वो अपनी सांसें इसे दे रहा था। मुझे लगता है इसने हमें देख लिया था, चलो जल्दी, इससे पहले वो किसी को ले आए। वो दोनों आदमी एक बार फिर पूरे कमरे में नजरें दौड़ाते बैल्कोनी से निकल गए थे। इनके जाते अहमद ने ईमान को आजादी बख्शी थी, पर इसके हाथों को वैसे दीवार के साथ लगाया हुआ था। ईमान खींच कर ऑक्सीजन ले रही थी। इसकी सांस काफी हद तक फूल चुकी थी। वो निढाल सी अहमद के बाजू पर सर टिकाए सांसें हमवार कर रही थी, जबकि अहमद का ध्यान इन आदमियों पर था कि कौन थे वो। अगर चोर थे तो चोरी क्यों नहीं की? क्या वो डर गए थे? किसी को इल्म हो चुका था या फिर ईमान को नुकसान पहुंचाने आए थे? काफी सारी सोचें बैक वक्त इनके जहन में आ रही थी। इन ख्यालों से तब निकला जब ईमान ने मजाहमत की, छोड़ो मुझे। वो रोती बोली। अहमद ने चौंक कर इसे देखा। कौन थे वो लोग? किन को लेकर आए थे मुझे मरवाने? इसकी बात पर अहमद को गुस्सा आया कि एक जान बचाई उल्टा इसी पर इल्जाम लगा रही है। जब इसने झटका देकर पीछे किया, तुम्हें मारने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। अगर मारना होता तब तक मार चुका होता, बेवकूफ लड़की। तो वो मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? ईमान मरने जैसी हो गई थी। मुझे क्या पता, हो सकता है कोई चोर हो, पर चोरी तो नहीं की, भीगी आवाज में बोली, क्योंकि इन्हें शक हो गया होगा आवाज से कि कमरे में जिसका वो जाग रहे हैं दोनों हनूज ऐसी पोजीशन में खड़े थे। इनके पास गन थी, वो मार सकते थे। डर कर अगला सवाल किया, क्योंकि तुम छुपी हुई थी इसीलिए। अगर हम छुपे थे तो वो चोरी कर सकते थे। उफ यार, क्या है, मैं थोड़ी चोर हूँ, मुझे क्या पता ही। इन्हें इल्म होगा ये एसएसपी का घर है। अहमद अब सच में तब क्या था इसके सवालों की बुछाड़ पर। अगर इनको पता था तो इधर आए क्यों है? वो अभी तक कपकपा रही थी। तुम्हें मारने? अहमद जिद होते बोला। इसका मतलब तुम लेकर आए थे कि वो मुझे गोलियों से भून दे? चुप, एकदम चुप। अब की बार अहमद बर्दाश्त न करता हुआ खुराया था। मुलानी, दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया करो। मैंने तुम्हें मारना होता तो आज जो गोली चलाई थी ना, वो सीधा तुम्हारे सर पर लगती। एकदम से ईमान को पोजीशन का ख्याल आया तो हथेलियां पसीने से नम हो गई थी। उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। छोड़ो मुझे, मैं भाई को बताती हूँ। वो खुद को छुड़वाने लगी जब अहमद ने इसकी गर्दन पर चेहरा छुपाया था। इसकी कुछ देर की पहली गुस्ताखी पर वो ना संभली थी कि अब तो वो नीचे गिरने वाली थी, जब अहमद ने एक हाथ में इसकी कलाइयां पकड़ी, दूसरे कमर में डालकर सहारा दिया। छोड़ो मुझे कमीने इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पास आने की? जबकि वो इसकी खुशबू में गहरे गहरे सांस लेने लगा था। ईमान इसकी गर्म झुलसाती सांसें गर्दन पे महसूस कर कर ईमान रोती चला उठी थी। अहमद को एहसास हुआ तो फौरन दूर हुआ। इसे अपने बेखुद होने पर गुस्सा आया, ईमान पर भी आया, और इसका चेहरा जबड़े से दबोचा। तुम जादूगरनी, तुम्हारी वजह से मैं करीब हुआ, तुम्हारा कसूर है इसमें। मैं कोई दिल फेंक नहीं कि देखते ही आशिक हो जाऊं, पर तुम मेरी महरों में मैं करीब आ सकता हूँ। इसका हरगज मतलब नहीं कि अहमद दुरानी तुमसे प्यार करेगा। अब अगर चाहती हो किसी को पता ना चले तो मैं तुम्हें तलाक दूं, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करती जाओ। खबरदार। जब आवाज निकाली वो वार्न करता दूर हुआ, बैल्कोनी की तरफ बढ़ा। एक और बार, ये जो दो आदमी आए थे ना, अगर अपने भाई को बताओगी तो पछताओगी। ऊपर से सवाल लग के 3-3 आदमी कमरे में क्या कर रहे थे। इनको तो मैं देख लूंगा, पर अगली बार मुझे तुम्हारे कमरे की कोई खिड़की या बैल्कोनी का डोर खुला मिला तो जो काम अभी अधूरा छोड़कर जा रहा ना, तब देर नहीं लगाऊंगा तुम्हारे होश ठिकाने लगाने में। वो सर तहमक भरे लहजे में इसके कांपते वजूद को देखते बोला था, जो पर्दे से आधी बाहर खड़ी इसी को मुट्ठी में पकड़े डर के मारे रो रही थी। इसे अपनी गर्दन और होंठ चलते हुए महसूस हुए थे। अहमद एक नजर से देखता बाहर निकल गया था, जबकि मां सिसकती हुई फर्श पर बैठती चली गई थी।